बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 11th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड मॉडल पेपर्स 2022। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ मॉडल पेपर नंबर 1 को जो है वो डिस्कस किया है डिटेल से, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मॉडल पेपर नंबर 2 फॉर फर्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर्स क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं, इसलिए कि जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड के 2022 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि किस तरह के पेपर्स आएंगे, क्या बिल्कुल ही आउट ऑफ कोर्स आ जाएगा, हमें पेपर्स आते होंगे या नहीं आते होंगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल बोर्ड ने 3 मॉडल पेपर्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के अपलोड किए हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके बाकी सब्जेक्ट्स के भी मॉडल पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तमाम मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं। स्टूडेंट्स, आज का ये जो मॉडल पेपर मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर का शेयर करने लगी हूँ, इसमें कुछ सोल्यूशन में, इसका जो सोल्यूशन अपलोड है उसके सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर मिस्टेक है। आपने कमेंट में जो है वो मुझे बताना है, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो मार्क करवाऊंगी जो कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन उनके आंसर्स जो हैं वो गलत वहाँ पर रॉन्ग शो हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और इसको अपने क्लास फेलोज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बिज़ी हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है तो आप इसको ज़रूर बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेक्शन ए है जिसमें आपको 17 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQ। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप सॉल्व किए बिना ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लिखा हुआ है कि कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो क्या है कि हमारे पास मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, और मोल्स आगे फर्दर हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मास। तो अब आपसे पूछा गया है कि लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे। लीस्ट नंबर ऑफ कम मॉलिक्यूल्स जिसके होंगे उस इट मीन्स कि उसके मोल्स भी कम होंगे। ठीक है, अब मोल्स का और आपके मोलर मास का क्या रिलेशनशिप है। देखिए, मास तो सबका 30 ग्राम्स ही होगा। ठीक है, मोल्स और मोलर मास का क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर अगर आप देखें, मोल्स और मोलर मास का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपने के मोल्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि जिस भी मॉलिक्यूल का मोलर मास बहुत ज़्यादा है उसके मोल्स कम आएंगे, और अगर मोल्स कम आएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स भी कम आएंगे। ओके, तो इस ट्रिक से आप देख लें कि हमारे पास डी ऑप्शन है N2O3, इसमें ज़्यादा एटम्स हैं और ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है तो इसके मोल्स भी कम होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम होंगे। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट है। विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक है, द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल कहाँ किसका है। अब वही बात है कि इसमें सब की आपको जो है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए स्ट्रक्चर्स। यानी मीथेन आपको पता है कि टेट्राहेड्रल है तो 109 का एंगल होता है। ठीक है, अमोनिया में 1 लॉन पेयर की वजह से 107 का हो जाता है डिस्टॉर्शन। ठीक है, BCl3 में 120 का होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे SCl2 में। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, कहेंगे कि SCl2 मतलब एक S है तो 2 उसके साथ Cl लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो कहेंगे कि भाई ये 180 का एंगल बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन के बिल्कुल डाउन पे सल्फ़र प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह सल्फ़र के पास भी 2 लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी रिपल्शन की वजह से इसकी बेंट शेप बनती है। ठीक है, और 104.5 का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको नोट डाउन करना था और इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। 120 डिग्री का एंगल जो है वो लार्जेस्ट एंगल है इन BCl3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3, the difference in angular momentum of electron which jumps from third orbit to sixth orbit of the hydrogen atom will be। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपकी बुक में सेकंड चैप्टर में गिवन है उसका फोर्थ पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, NH/2 ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम थर्ड टू सिक्स्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए देख लेना है कि जो आपके पास MV एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 होना चाहिए, ठीक है। n की जगह आपके पास 6 आ जाएगा, 6H/2 और अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3H/। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स यही इसी तरीके की ये इन्हीं को कहते हैं, जैसे कि ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन आया ना, यही SLO बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखवा दिया है। अब उसी एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए था, ठीक है। तो अब आपके पास फोर्थ आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग salts turns red litmus upon blue upon hydrolysis। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस, ठीक है, और ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सॉल्ट डालेंगे वाटर में तो वो बेसिक बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सब में आप वाटर ऐड करते जाएं, ठीक है, तो आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, पोटेशियम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये वाला तो सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो HCl में। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनेट जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास अमोनियम जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो HCl में। तो स्टूडेंट्स ये देखें बी ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट है। और डी ऑप्शन देख लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वही अपने आप को शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एसिड है वो वीक एसिड है, वो अपने आप को शो नहीं करेगा और बेस अपने आप को शो करेगी। दैट्स वाई सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो है वो बेसिक सोल्यूशन बनेगा और बेसिक सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा बेसिक और कौन न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द गिवन रिएक्शन। ये बिल्कुल हमने मॉडल पेपर नंबर 1 में भी सॉल्व किया था और उसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आया था, ए का स्क्वायर यहाँ पर आ गया था, बी नहीं आया था, लेकिन उसका भी यही आंसर था, इसका भी यही आंसर है। अगर आप ए और बी दो रिएक्टेंट्स ले लेते हैं तो इनमें भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो काउंट होगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के की जो है वो आपने यूनिट फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास के, ए और बी है, ठीक है। तो इसमें जब आपने के का फाइंड आउट करना है तो रेट डिवाइडेड बाय ए और बी, ठीक है। और अगर हम इनके यूनिट्स लगाएं तो रेट का होता है कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन पर टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन पर टाइम। और इसमें भी कंसंट्रेशन के यूनिट्स लगेंगे और इसमें भी कंसंट्रेशन के यूनिट्स लगेंगे, ठीक है। तो अब एक एक कंसंट्रेशन का यूनिट तो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपके पास क्या रह जाता है, 1 डिवाइड बाई टी। यहाँ पर देखें डिवाइड में है तो वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो अगेन बिल्कुल सेम वही आंसर आ रहा है हमारे पास, यानी मोल्स पर डीएम क्यूब होता है ना, ठीक है, और टाइम का सेकंड। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मोल और डीएम क्यूब और पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड लाइन इन द बॉल्मर सीरीज ऑफ द बोहर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो लाइंस हैं उनकी क्या आपस में जो है वो सीक्वेंस है। सबसे पहले आपको सीक्वेंस आना चाहिए, जैसे कि लाइमन सीरीज सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जैसे बीपी होता है ना, जैसे आप बीपी का वर्ड अक्सर सुना हुआ है, ठीक है। तो बीपी बीपी, ठीक है, ये आपने याद रख लेना, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, ये हमारा यहाँ पर हमारे पास बाल्मर सीरीज़ है, ये हमारे पास पास्चन सीरीज़ है, ये ब्रैकेट है, और ये पी फंड है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर बाल्मर सीरीज़ में पूछा हुआ है थर्ड लाइन, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट 2 होता है, ठीक है। तो 3 से 2 में, 4 से 2 में, और 5 से 2 में। तो थर्ड लाइन जो है वो बाल्मर सीरीज में 5 से 2 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अब हम 7th ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 द टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स विल बी। अब ये स्टूडेंट्स एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन करना है कि टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पूछे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या आता है, 0 से लेकर जो है वो n-1 तक आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। अब 0 से n-1 तक का क्या मतलब है कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। 0 से लेकर, अब n था आपके पास 3, 3 - 1, तो ये आपके पास आ जाता है 0 से लेकर 2, और 0 से लेकर 2 तक कितना बनता है, 0 भी बनता है, 1 भी बनता है, और 2 भी बनता है। तो ये आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर आ गया। अब इससे रिलेटेड आपने जो है वो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपके पास तीनों होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपके पास तीनों होंगे, ठीक है। यानी अगर आपने m इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। पहले तो आपको m की पता होनी चाहिए कि m का फॉर्मूला क्या है। m हमारे पास होता है +-L, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देख लें, m जो है वो +-0 मीन्स के सिंपल 0 भी हो सकता है। उसके बाद m हमारे पास हो सकता है +-1, जिसका मतलब होगा +1 0 -1, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास हो सकता है m +-2 भी हो सकता है, क्योंकि l की वैल्यू देखें हमने तीनों फाइंड आउट की हैं। तो ये हो सकता है हमारे पास +2 +1 0 -1 -2। तो अब इन तमाम को आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ये तमाम आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मॉडल पेपर नंबर 2 में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है इसमें मिस्टेक है, ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक है, लिखा हुआ है कि अ गैस एक्स डिफ्यूजेज 4 टाइम्स फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, द मोलर मास ऑफ द एक्स गैस विल बी। यानी वो जो अननोन गैस है उसका मोलर मास बता दें, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स फास्टर जो है वो डिफ्यूज़ कर रही है देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आप जो आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सपोज हमारे पास एक गैस है x, ठीक है। तो x गैस का जो है वो हमें मोलर मास नहीं पता, ठीक है। वो हमने फाइंड आउट करना है। और वो क्या कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, उसका रेट क्या है, 4 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। 4 टाइम्स वो मोर फास्टर मूव कर रही है देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इसी तरह अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो है वो मोलर मास लिखें तो वो हमारे पास होगा 64 ग्राम्स पर मोल। और उसका अगर हम रेट लिखें सल्फ़र डाइऑक्साइड का, तो अगर हम वो उसका रेट सपोज करते हैं कि उसका 1 रेट है, तो उससे 4 टाइम्स जो है वो फास्टर जो है वो अननोन गैस मूव कर रही है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल x और 4x भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर क्योंकि x तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल 1 और 4 लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिखेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट आपने लिखने होते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप में होते हैं कि अननोन गैस और उसका रेट। तो यहाँ पर इसको हमने इन्वर्स रिलेशनशिप में लिखा है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अननोन गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 4 आ रहा है, जबकि अगर हम इसको सोल्यूशन में देखें तो वहाँ पर 2 जो है वो आंसर मेंशन है। सो इसलिए आप इसको जो है वो करेक्ट कर लें। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 9, अ रियल गैस दैट ओबेज वैन डर वाल इक्वेशन बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी के साथ, तो जब वो जितने ज़्यादा स्मॉल होंगे तो गैस जो है वो आइडियल बिहेव करेगी। सो ए एंड बी आर स्मॉल, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10। सोडियम क्लोराइड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सोडियम आयन एट द फेस ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय। तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टेक है, क्योंकि जो फेस पे हमारे पास यूनिट आयन होगा वो कितने यूनिट सेल्स में शेयर होगा, 2 में शेयर होगा, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप सोल्यूशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन जो है वो 4 यूनिट सेल्स का लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यूनिट सेल है, यूनिट सेल का जो फेस है उसमें अगर कोई ये फेस है, ठीक है, जैसे ये यूनिट सेल है, इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक, ठीक है। जैसे एक रूम है, रूम के 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, और फिर टॉप और बॉटम, मतलब जो फ्लोर होता है, फ्लोर और जो आपके पास टॉप है, ठीक है। तो ये आपके पास 6 फेसेस हैं इसके। तो अगर एक इसी के साथ ही हमारे पास यूनिट सेल अटैच होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो जो फेस पर आयन है तो वो इस यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा है, ठीक है, और इस यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा है। जस्ट लाइक अगर आप इसको कंसिडर करें 2 रूम्स के दरमियान में अगर विंडो है तो वो विंडो दोनों रूम्स में शेयर हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आयन जो है वो फेस पर प्रेजेंट होगा तो वो 2 सेल्स में शेयर हो सकता है, 4 में नहीं शेयर हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई एज पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये एज होता है, ठीक है, ये एजिज होते हैं, एजिज पे अगर कोई आयन प्रेजेंट है तो वो फिर फर्दर 4 जो है यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो सकता है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द टिन ग्रे एंड टिन वाइट इज। अगेन स्टूडेंट्स आपके पास ये जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर्स, तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर में आपको टिन ग्रे एंड टिन वाइट का टेम्परेचर याद होना चाहिए, और इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। बट यहाँ पर सोल्यूशन में अगेन इसमें भी मिस्टेक है, 13.2 लिखा हुआ है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लें, इसको करेक्ट कर लें। 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सिंपल वेपर प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, बाकी तमाम पे नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं एट विच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑपरेटेड, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? देखें, 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, 1 ATM जो है वो गैस, हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, यानी बी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। और अगेन अब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसको आप कन्वर्ट कर लें केल्विन में, 273 केल्विन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, 20 grams of glucose dissolved in water to prepare solution of 10% weight by volume concentration. The volume of the solution will be. तो यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको 10% वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपको सॉल्यूट का जो है वो 20 ग्राम्स जो है वो वेट दिया हुआ है और जो है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमने 10% जो है वो सोल्यूशन बनाया हुआ था। इसको आप रीअरेंज कर लें और रीअरेंज करने के बाद सोल्यूशन
का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो 20 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15, अ बफर सोल्यूशन रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स pH अपॉन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बफर सोल्यूशन। तो हमारे पास देखिए बफर सोल्यूशन में एक सॉल्ट होना चाहिए और एक बेस होनी चाहिए। तो देखें ये तमाम जो है फर्स्ट सॉल्ट ही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड है वो बेसिस नहीं है, सिर्फ एंड पे जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास सेकंड लास्ट है MCQ नंबर 16, इफ़ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़ -57। अगेन ये मॉडल पेपर नंबर 1 का MCQ रिपीट हुआ है। तो इसमें अब वो कह रहे हैं कि ए इक्वेशन की जो है वो एंथैल्पी गिवन है, तो बी इक्वेशन की आप बता दें। तो अगेन बी इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन आइंस 2 हाइड्रोक्सिल आइंस के साथ मिल रहे हैं, तो एंथैल्पी जो है वो डबल हो जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास MCQ नंबर 17 है, ठीक है। तो MCQ नंबर 17 में हमारे पास, और अगर आपको MCQ से रिलेटेड कोई भी अभी भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स अब हम जो है वो सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे।